नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चिलबिल का पेड़, गांव की भाषा में बंदर की रोटी का पेड़ और विज्ञान की भाषा में होलेप्टेलिया इंटीग्रिफिफोलिया। वैसे तो ये पेड़ दर्जनों गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए औषधीय माना जाता है, लेकिन इससे निकलने वाला पराग गंभीर बीमारी को क्या वाकई में जन्म देता है, जिससे बचना मुश्किल और जिसकी जद में आ जाने के बाद कंट्रोल करना भी आसान नहीं। आंखों का जलना, लाल होना, सूजन आना, एलर्जी होना, छींके आना और सांस लेने में दिक्कत आना इसके लक्षण माने जाते हैं। फरवरी के अंत में बंदर की रोटी के पेड़ से होने वाली यह बीमारी अपने परवान पर होती है और जयपुर में इसके गंभीर मरीज सामने आते हैं। सेंट्रल पार्क में कहा जा रहा है कि इसके 40 के आसपास पेड़ और शहर में भी अलग अलग जगहों पर इसके पेड़ हैं। इन पेड़ों से निकलने वाला पराग कहा जाता है कि लगभग 5 किलोमीटर तक फैल जाता है और इसकी जद में जो भी आता है वो इसका शिकार होता है। अब सवाल यह है कि क्या इसका स्थायी समाधान कुछ है? क्या पेड़ों को काटना समाधान है? पराग फैलने से पहले पेड़ों की छंगाई समाधान है या फिर इसका इलाज ही समाधान है? आज बात इसी मुद्दे पर कि चिलबिल के कहर से जयपुर शहर के साथ राजस्थान को मुक्त कैसे कराया जाए। पेट से छींक आना और एकदम नाक बंद होना, कई प्रकार की बीमारियां हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो परागकण ऐसे हवा में डिसेमिनेट करते हैं जो एलर्जी करते हैं। चलिए सबसे पहले आप खुद को टेस्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इसके लक्षण हैं वो लक्षण क्या ऐसा तो नहीं आपके अंदर है। हम आपको लक्षण बताएंगे, लेकिन आपको इस बीमारी से बचना कैसे है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव जी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर निष्ठा सिंह जी है, कार्यकारी निदेशक अस्थमा भवन से। डॉक्टर अजीत सिंह है हमारे साथ, जनरल फिजिशियन। और हमारे साथ उपवन संरक्षक कन्हैयालाल शर्मा जी हैं। सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सोचिए और समझिए और महसूस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इन दिनों आंखों में जलन है, आपकी स्किन पर चकत्ते आ रहे हैं, नाक बंद हो रही है या सांस लेने में कठिनाई आ रही है। यदि इस सवाल का उत्तर हां है तो आप भी पॉलकन यानी एनर्जी रूपी पराग के शिकार हैं। दरअसल जयपुर की हवा लोगों को एलर्जी बांट रही है और यह एलर्जी किसी खाने पीने की चीज से नहीं हो रही, बल्कि चिलबिल नामक पेड़ से निकलने वाले पराग कणों से हो रही है। यह पॉलकन अस्थमा भवन में लगे सिस्टम पर डिटेक्ट किया है। आखिर क्या है एलर्जी, इसको लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने पूरी रिपोर्ट तैयार की। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी जयपुर की आबोहवा इन दिनों लोगों को बीमार कर रही है। बीमार भी किस तरह से? जिस तरह से आंखों में से पानी आना, जुखाम, एलर्जी और साथ में और अन्य तरह की दिक्कतें। अस्थमेटिक मरीजों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पैदा हो गई है और ये पैदा हुई है एक पेड़ की वजह से। जी हाँ, आप चौंकिए मत, मैं पेड़ का नाम ले रहा हूँ और आप सोच रहे हैं कि पेड़ जो कि जीवनदाता कहा जाता है उसको हम बीमारियों का घर बता रहे हैं। तो बिल्कुल मेरे सामने पीछे मेरे कैमरा पर्सन संजय वो बताएंगे आपको कि ये वो पेड़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो पेड़ है चिलबिल का पेड़ इसको कहा जाता है, जिसको कि आम भाषा के अंदर बंदर की रोटी कहा जाता है। ये जो पेड़ है होलोप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया औषधीय पौधे की श्रेणी में यह पेड़ आता है। इस पेड़ की जो सबसे दुखदायी बात है वो यही बात है कि ये पेड़ अब इन दिनों फरवरी का महीना होते ही कह सकते हैं एलर्जी फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा घातक बनता साबित हो रहा है। इस पेड़ पर इस तरह का जो है वो फल कह सकते हैं इसको, जो फल बनता है। इस फल को अगर हम बात करें तो इसको बंदर की रोटी का नाम दिया गया है। ये बंदर की रोटी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक रोटी नुमा शेप इस फल की होती है और ये जो परागकण है ये वातावरण में फैल करके एलर्जी जो है वो फैलाते हैं। एलर्जी भी इस कदर कि अस्थमेटिक मरीज जो हैं वो तो इस समय इस मौसम के अंदर घर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के समाजसेवी भी हैं, लगातार प्रयास भी करते हैं कि इस तरह के जो पेड़ हैं उनको समय पर उनकी छंगाई की जाए ताकि जो अस्थमा के मरीज हैं, वो एलर्जी के मरीज हैं, उन मरीजों को दिक्कतें नहीं हो।
सब बताइए कि इस तरह के पेड़ जब पार्कों में होते हैं कितनी दिक्कतें आती है और कितने मरीज इन दिनों बढ़े हैं? बहुत दिक्कत आती है। मॉर्निंग में जब वॉकिंग करते हैं तो उस टाइम लोग क्या है कि सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं, सूर्य उदय होने के बाद में जब यहाँ से घूमते हैं तो लोग जाकर के बोलते हैं कि सांस लेने में दिक्कत है, और इस पेड़ से छींक आना और एकदम नाक बंद होना, कई प्रकार की बीमारियाँ हैं। तो इसलिए हम छंगवाते भी हैं इनको। जैसे फूल आते हैं फरवरी के टाइम पर तो सबसे ज़्यादा कि दिन के टाइम पर ये कम अफेक्ट करते हैं, सुबह सूरज उगता है तब या सूरज छिपता है तब ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जब पोलन जो है वो डिटेक्ट हो गया है हमारे वातावरण के अंदर, और सभी लोगों के लिए खासतौर पर जो अस्थमा के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अलर्ट भी जारी किया इस बात को लेकर के कि लोग घर से बाहर निकले तो किस तरह से निकले, किस तरह बचाव किए, लेकिन साथ में प्रशासन की भूमिका भी इसमें तय होगी। हम इस पूरे मामले में डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बताएंगे आपको कि आखिर ये क्या बीमारी है, किस तरह से फैलती है और किस तरह डिटेक्ट होती है और ये कितनी सीवियर कंडीशन में हो सकती है। राजधानी के वातावरण को लेकर के हमने बताया कि किस तरह से एक पेड़ जो है वो लोगों को बीमारी बांट रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट से। निष्ठा सिंह जी हैं, पूरे जयपुर में क्या स्थिति है और इस वक्त क्यों ये स्थिति बिगड़ी है और कितने मरीज बढ़े हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो कल वापस से पोलन डिटेक्ट किया गया है जयपुर के अंदर पहली बार, किस तरह से देखते हैं इसको? हर बार ही आता है, हर बार हम बात करते हैं पेड़ों की छंगाई की बात करते हैं और सब चीज़, क्या स्थायी समाधान हो सकता है इसका और कितना सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है कि मरीज इस तरह की दिक्कतों की वजह से? हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परागकण अपने चारों तरफ पूरी सिटी में, ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह फैले हुए रहते हैं, पर अपन उनको देखते नहीं है, अनदेखा कर देते हैं। अपनी दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वातावरण में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पर जब इन पे नोटिस तब जाता है जब हमें खांसी, जुकाम, स्नीजिंग, छींकें आने लग जाती हैं, इचिंग, खुजली होने लग जाती है, तब हमें लगता है कि ये क्या कारण है जो हमारे सिम्टम्स इतने बढ़ गए हैं। ये कारण इसका परागकण का होता है। परागकण वैसे सारे पेड़ अपने निकालते हैं, पर इनमें से कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो परागकण ऐसे हवा में डिसेमिनेट करते हैं जो एलर्जी करते हैं। कल जो पोलन डिटेक्ट किया गया है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे आपने ये पूरा इक्विपमेंट लगा रखा है और इसमें जो पैरामीटर होता है वो कैसे लोग अपने घर पे भी जा सकते हैं? तो ये देखिए, ये है बर्कार्ड स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम। तो बर्कार्ड स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम टेरेस पे लगाया जाता है 2 मीटर अबव द ग्राउंड मिनिमम। इसके आसपास फ्री एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए और ये हवा की गति से मूव करता है। इसमें स्लाइड हम अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर सिंपल वैसलीन लगाते हैं और सक्शन के थ्रू, मोटर के सक्शन के थ्रू हवा अंदर जाती है और स्टिक हो जाती है स्लाइड पे। स्लाइड हम लेके जाके इसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग के बाद में इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उस माइक्रोस्कोप में ढूंढना कि क्या चीज़ पोलन है, क्या चीज़ डस्ट पार्टिकल है और क्या चीज़ मोल्ड है, वो सबसे क्रिटिकल काम है और बहुत ही क्रूशियल काम है जो हमारी एस्थमा भवन की टीम कर रही है। तो ख़त्म करने के लिए कुछ सरकार क्या प्रयास करे, प्रशासन क्या प्रयास करे? अभी बताया कि समय पर इनकी कटिंग हो पेड़ों की तो बचाया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, फरवरी से पहले छनाई हो जाए इन पेड़ पौधों की। छनाई से क्या होगा कि इनके फ्लावर्स नहीं आएंगे और उसके बाद इनमें ये जो बंदर की रोटी का पोलन होता है ये नहीं आएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक पेड़ काटो हॉलो बंदर की रोटी का, 10 और पेड़ लगाओ। एक पेड़ काटने के ऊपर आप 10 पेड़ ऐसे नॉन एलर्जेनिक प्लांट्स और का लगाओगे तो उससे अपना जो एक तरफ का इशू है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीनरी होनी चाहिए, वो भी डिस्टर्ब नहीं होएगा और एस्थमा एलर्जी के पेशेंट्स भी बचे रहेंगे। तो देखिए, ये थी हमारे साथ निष्ठा सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरह की दिक्कतें इस वक्त जयपुर समेत सभी जगह पर सामने आ रही है। खासतौर पर एलर्जी और अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए ये जो सीज़न है, अगले 2 महीने सीज़न है, वो कैद का सीज़न है और इससे निजात पाने के लिए 2 अलग अलग विकल्प भी उन्होंने बताए हैं। इस पूरे मामले को लेकर फर्स्ट इंडिया एक पूरी पड़ताल भी की और साथ में एक पूरी डिबेट भी हम कर रहे हैं जिसमें बताएंगे कि किस तरह से एक्सपर्ट क्या कहते हैं और साथ में लीगल ओपिनियन क्या कहती है और साथ में ये भी कि प्रशासन को अपनी भूमिका किस तरह से निभानी चाहिए। उम्मीद यही है कि इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बारे में जागेंगे और साथ में जिस तरह चिकित्सक परामर्श कर रहे हैं उस हिसाब से वो काम करेंगे ताकि जो अस्थमा के मरीज हैं, जो एलर्जी के मरीज हैं, उनको ये 2 महीने जो कैद में गुजारने पड़ रहे हैं उनसे निजात मिल सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। क्या वाकई में पेड़ को काटना ही समाधान है? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अफीम और वेनम ये आदमी की जान ले जाते हैं लेकिन मेडिसिन के लिए बहुत कारगर होते हैं।
इस पेड़ के भी औषधि फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसकी छंगाई होनी चाहिए। पराग फैले उससे पहले इसकी छंगाई अगर हो जाए तो एक समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है। लेकिन उसके अलावा और क्या हो सकता है? यह अस्थमा कैसे करता है, यह एलर्जी कैसे करता है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत भार्गव जी, आपके साथ मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए, स्किन एलर्जी इससे कैसे होती है? क्योंकि आंखों में जलन, चलिए एक बार के लिए मान सकते हैं कि पराग आंख में गया, उसने जलन पैदा की, लेकिन जो चकत्ते आ रहे हैं, बाकी समस्या आ रही है स्किन से जुड़ी, वो कैसे होती है? देखिए, ये जो पॉलन है ये स्किन के टच में आता है और जैसे आपने अभी बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी अंदर जाता है और उससे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिवेट होती है और इसको हम टाइप 1 रिएक्शन कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, जिसके कारण जो शरीर है उसके ऊपर दाफड़ होने लग जाते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से लाल लाल चकत्ते, पानी निकलना, खुजली चलना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये दोनों तरह से सेंसिटाइजेशन होता है, स्किन से भी होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी होता है। सर, आप कह रहे हैं कि जो चकत्ते हो रहे हैं वो प्रिकॉशनरी रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन है? देखिए, बॉडी में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रोटेक्शन के लिए है, यहाँ पे वो थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाती है और ये उसका साइड इफेक्ट है जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक से लंग्स में गया, तो आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से ही रिएक्ट करता है या फिर ब्लड के माध्यम से स्किन में रिएक्ट करता है? वहाँ पे एलर्जी की सेल्स ऑलरेडी हैं जो पहले आदमी सेंसिटाइज हो चुका है पिछले साल प्रोबेबली, उसके कारण से ऑलरेडी हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके कारण ये फिर स्किन की एलर्जीज करने लग जाती हैं। और कई बार ये इतना सीवियर रिएक्शन भी करता है, जैसे हमने देखा है कि ये ऑटो इम्यून टाइप, ऑटो इन्फ्लेमेटरी टाइप रिएक्शन भी करता है। जैसे एक पेशेंट को देखा है जिसके पैरालिसिस टाइप भी देखी है हमने होते हुए। एक मिनट, आप कह रहे हैं इससे पैरालिसिस हो सकता है? एक पेशेंट के अंदर देखा है ये भी होते हुए, क्योंकि वो मेरी वाइफ ही है। ओह सॉरी सर, बट ये ब्रेन तक अटैक करता है सर? नर्व्स को अटैक कर सकता है, नर्व के अटैक से पैरालिटिक अटैक भी आ सकता है। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक, समहाउ ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम, ये तीनों को अटैक करता है। सर, अगर इतना सीवियर है तो फिर हम पेड़ों की छंगाई को लेकर इतने लापरवाह क्यों हैं? क्या केसेस उंगली पर गिनने लायक हैं, सिर्फ इतने इसलिए हम गंभीर नहीं? देखिए, ये केसेस तो हज़ारों लाखों में हैं। अब अगर देखें तो हमारे जितने भी उद्यान हैं इसके चारों तरफ ही हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। ठीक है। तो आप हाई कोर्ट ले लीजिए, आप इनकम टैक्स ऑफिस ले लीजिए, आप उद्योग का ले लीजिए, आप स्टेडियम ले लीजिए, वहाँ पे इसके हज़ारों संख्या में अफेक्टेड लोग मिल जाएंगे। मतलब जिनको एक्शन लेना है वो सब इफेक्टेड लोग हैं? जी, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। निष्ठा सिंह जी, मैम बताइए ज़रा, आपके अस्थमा भवन के अंदर फिलहाल का आंकड़ा जो इस चिलबिल या कहीं बंदर की रोटी के पेड़ की वजह से इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से पेशेंट आ रहे हैं, वो रेशो क्या है? देखिए, माना जाता है कि अगर अपन देश प्रदेश की बात करें तो 20 से 30% जो पेशेंट्स होते हैं वो एस्थमा एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं। उनमें से 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एलर्जी के पेशेंट जिनको होलोप्टीलिया से एलर्जी है। तो अगर अपन अनुमान लगाएं अपने जयपुर की जनसंख्या के बारे में, तो करीब अपन आज जिस बारे में बात कर रहे हैं वो टच करिए करीब 2 लाख लोगों को। 2 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो एलर्जी से पीड़ित हैं, जो होलोप्टीलिया पर्टिकुलर इस ट्री के पोलन से प्रभावित हो रहे हैं, जो कि जयपुर शहर में रह रहे हैं। उनको टच करी है ये वाली आज की इस अब ये कह रहे हैं कि टोटल जो एलर्जी के पेशेंट अस्थमा एलर्जी के, उसके 20% इससे जुड़े हुए हैं। 20 से 30% टोटल एस्थमा एलर्जी के पेशेंट होते हैं अगर अपन टोटल रेस्पिरेटरी डिजीजेस और माने, और उनमें से 10% अगर एलर्जी के अपन ने 100 पेशेंट देखे, उस 20% का 50% या 100 का 10%? नहीं, अगर अपन 100 एलर्जी के पेशेंट्स माने, चाहे वो उनको स्किन की एलर्जी है, चाहे उनको सांस की एलर्जी, 20 तो हो गई ये वाले मैम, उनमें से 10% हैं 100 पेशेंट में से जिनको पर्टिकुलर होलोप्टीलिया से एलर्जी है। ठीक है। तो जब इतनी गंभीर बीमारी है मैम और आप डिटेक्ट कर रहे हैं इसको बाकायदा, और आपने मशीनें बुखार लगा रखा है और उसे आप इसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं, तो सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं जाती, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास कोई रिपोर्ट नहीं जाती कि भाई देखिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है हमें,
हमारे कितने बेड इसकी वजह से ऑक्यूपाई हैं, और हमें सिर्फ 3 महीने के लिए पेड़ों की छंटाई करनी है। हम एक बड़े प्रेशर को हेल्थ डिपार्टमेंट पे आने से रोक सकते हैं। क्या रिपोर्ट सबमिट नहीं होती? देखिए, डेली वेबसाइट पे हम लोग इसका ब्रॉडकास्ट करते हैं, पूरे सिर्फ जयपुर सिटी के लिए नहीं, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो www.asthmabhavan.com पे जाके देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि डेली क्या क्या पोलन डिटेक्ट हो रहे हैं जयपुर हवा में। हर साल सारे न्यूज़पेपर्स, सारे मीडिया चैनल्स पे खबर दे दी जाती है जैसे ही होलोप्टीलिया का पहला पोलन हमें जयपुर शहर में मीडिया डिटेक्ट को तो ये रिपोर्ट चाहिए ना कि भाई देखिए, जनवरी शुरू हो गया है, अस्थमा बढ़ने वाला है, बंदर की रोटी के पेड़ से एलर्जी बढ़ने वाली है, बीते सालों के आंकड़े ये हैं, हम प्रोएक्टिव हैं, हमने सारे पेड़ों को छंगाई कर दिया है, इस बार ये नहीं होगा। ये रिपोर्ट चलाएं तो मैम अच्छा लगे। हम ये दिखाएं कि भाई लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, हर दिन प्रभावित हो रहे हैं, सुबह शाम हो रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये वाली अपील करीब 5-10 साल पहले हाई कोर्ट में भी करी गई थी। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी, जिस कारण से एक रिट भी लगाई गई थी कि आप बोलिए मैम, बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप सारे पेड़ों की छिनाई की जाए। स्पेशली जो कलेक्ट्रेट वाला एरिया है, उधर सारे पेड़ों पे इम्प्लीमेंट भी किया गया था, सारों की छिनाई भी हुई थी। पर ये जो प्रोसेस है, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 साल चली। उसके बाद इसके ऊपर आगे सब, जैसे याददाश्त कम हो जाती है वैसे धीरे भूल गए, इस पे आगे काम नहीं हुआ। मतलब ये अधिकारियों की याददाश्त पर भी असर डालता है कि वो भूल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? अजीत सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, मेरे लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है सर, आप जरा बताइए, एक अगर अस्थमा का पेशेंट है, एक रेस्पिरेटरी पेशेंट है, एक अगर इस तरीके के एलर्जी का पेशेंट है, उस पर इलाज करने में, ट्रीटमेंट करने में कितने दिन में तो सही होता है और कितने हजार का खर्चा आता है? एक प्राइवेट की बात करें, हम सरकारी को छोड़ देते हैं एक बार के लिए। जैसे ही कभी एलर्जन या होलोप्टीलिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका अगर एक्सपोजर होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो पूर्व में अस्थमा के पेशेंट्स हैं या सांस के पेशेंट्स हैं, उनकी जो एपिसोड है अस्थमा का या तकलीफ़ है, जिसको हम सांस की तकलीफ, एलर्जिक राइनाइटिस या नाक से पानी आना, छींके आना, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और पूरे वर्ष की अगर बात करते हैं तो 2 सीजन हमारे ऐसे रहते हैं जिसके अंदर मार्च और अप्रैल और अगस्त से लेके अक्टूबर तक, ये 2 पीरियड्स के अंदर हमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पीरियड्स के अंदर मौसम चेंज होता है, हमारे सर्दी से गर्मी आती है और गर्मी से सर्दी की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो ये एक वेल नॉन फैक्ट है कि हमारे पूरे वर्ष के अंदर 2 सीजन चेंज होने हैं। तो इसमें हमारी पूरी तैयारियां आइडियली ये रहती है, और अगर कोई अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो पहले से इस मामले के अंदर सेंसिटाइज होते हैं कि फरवरी आ रही है, मुझे इन चीज़ों की सावधानी रखनी है, मेरी मेडिसिन रेगुलर होनी चाहिए, मुझे मॉर्निंग वॉक कैसे करना है, मुझे इवनिंग वॉक कैसे करना है, किसी चीज़ की अगर कमी रहती है तो वो अपने चिकित्सक से राय लेके अपने को स्ट्रेंथन करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात है, तो डेफिनेटली एक बार अगर कहीं किसी को अस्थमा का अटैक आता है या COPD में हम देखते हैं कि अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो डेफिनेटली एक तो लंग फंक्शन की कैपेसिटी 10 से 15% कम हो जाती है। तो जहां हम उसको पेशेंट्स की लंग की कैपेसिटी कम कर रहे हैं, वहीं उसको फाइनेंशियल बर्डन भी दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से वो 3 से 5 दिन 7 दिन का एक ऐसा पीरियड होता है जो पूरी फैमिली के लिए पैनिक होता है, और नहीं करते भी वो इवन 2 से 3 लाख के खर्चे के अंदर अननेसेसरी एक असावधानी की वजह से। एक पेशेंट? जी सर, सिंगल पेशेंट की बात। मेरी कैलकुलेशन कमजोर है सर, 2 लाख के आसपास पेशेंट बताए ना मैम ने, सिंगल पेशेंट पर है, और 1 लाख एक पेशेंट पर खर्चा है। ये कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया सर। डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है वो इतना कॉस्ट करती है, और उसका अगर पूरे 2 लाख का पेशेंट का अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं तो वो काफ़ी हद तक एक फाइनेंशियल बर्डन आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेड़ों की छंगाई इसलिए नहीं हो रही है कि एक बड़ा फार्मेसी और डॉक्टर्स का कारोबार इस पर टिका हुआ है? कन्हैयालाल शर्मा जी, क्या वाकई में जयपुर के पेड़ों को काटने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है? मैंने इस समय मैं करीब JDA में सर करीब मैं 7 साल एज ए SCA 5 साल और एज ए DFO 1.5 साल मैंने काम किया है। सबसे पहली बार हमारे पास इस सेंट्रल पार्क के लिए ये समस्या आई थी कि चुड़ैल का पेड़ जिसको बोलते हैं, छाल का पेड़ बोलते हैं, बंदर की रोटी का पेड़ बोलते हैं, तो उसमें जो जनवरी फरवरी के अंदर जो हमारे फ्लोरिंग वगैरह जब आती है
तो उससे पहली बार हमारे पास है कि इसके पेड़ों की कटाई छंगाई करने का। साल भी बताते चलिए सर, ये याददाश्त कमजोर हो जाती है। बिल्कुल 17-18 साल, वर्ष 2017-18 की बात है सर। 2017-18 की बात है। हाँ, पहली बार ऐसी मतलब 8 साल पहले की बात लिखित है, में हमारे पास ये जेडीए के अंदर आया कि भाई इस तरह से पेड़ों से अस्थमा के लोगों को भी जो घूमने वाले 8 साल पहले ये शिकायत आई। हाँ, ठीक है। तो हमने पूरा एक्चुअल में सेंट्रल पार्क 2003 से बना हुआ, उससे पहले खुला था, 2003 से ये बना हुआ है लगातार। इसमें चुड़ैल के पेड़ विभाग के द्वारा कभी नहीं लगाए गए, पहली बात। ठीक है। चुड़ैल के पेड़ नेचुरल है, जो अपना बीजों से फ्लोरिंग से उसके होके उसके द्वारा ये नेचुरल उगते हैं और नेचुरल ग्रोथ करते हैं। इनको कोई किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन वगैरह की डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी जाती है। ठीक। तो सेंट्रल पार्क में जितने भी पेड़ हैं बहुत सारे पुराने हैं, वर्तमान में नए पेड़ उन्हीं बीजों से उग के जगह जगह वो फैल के उग जाते हैं, नेचुरल उगते हैं, उनको काटते नहीं है, हटाते नहीं है। तो जब हमने पूरा सर्वे किया सेंट्रल पार्क का, बेसिकली मैक्सिमम जयपुर के जो निवासी है, स्थानीय निवासी है, वो सेंट्रल पार्क में खूब घूमते हैं और करीब जैसे वीकेंड के अलावा करीब 3-4 हज़ार फुटफॉल है पर डे का, और वीकेंड पे करीब 5 से 7 हज़ार फुटफॉल रहता है सेंट्रल पार्क में। मैं करीब 10 साल से मैं खुद सेंट्रल पार्क में घूम रहा हूँ, रेगुलर वॉकर हूँ। मेरे खूब सारे घूमने वाले ऐसा होता है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे को जो घूमने वाले रेगुलर वॉकर है जिस तरह के हैं और उसका जो सेंट्रल पार्क में घूमते हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें अस्थमा की बीमारी इस पेड़ों से हुई। नेचुरल कुछ जो शिकायत आई तो हमने उसका किया, तो बहुत सारे पेड़ जो लार्ज स्केल के हो गए, उनकी छंगाई करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। एक्चुअल में ये छितरे छितरे पेड़ होते हैं, उनके डाली जो स्टेम्स होते हैं उनको काटना या तो नीचे से काटा जाए, ऊपर चढ़ के छंगाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लंबे बहुत ऊँचे हैं और उस पर सिंगल तने पे चढ़ना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में कुछ जब जनवरी फरवरी में कुछ लोगों का भाई इशू है, तो स्मॉल स्केल पे उनकी थोड़ी बहुत छंगाई कराई गई थी। धीरे धीरे अब इसका, क्योंकि अब लोगों का जैसे जैसे समस्या बढ़ती जा रही है। एक दिन के लिए पेड़ माफिया को फ्री छोड़ दीजिए सर, पूरा सेंट्रल पार्क गायब कर देंगे वो। नहीं, एक दिन की कह रहा हूं। पर मेरा ऐसा जैसे मेरी सोच है, मेरा 30 साल का फॉरेस्ट में अनुभव है। एक एक्चुअल में ये फॉरेस्ट्री प्लांट है बेसिकली, जहाँ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें उसको नेचुरल फॉरेस्ट वाले लगाते हैं। रोड साइड या प्लांटेशन या एवेन्यू प्लांट्स नहीं है ये। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले जैसे एलस्टोन या स्कॉलरशिप। सर मैं समझ नहीं पा रहा, आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मरीज अपना इलाज कराते रहें, इस बार 2 लाख है, हो सकता है अगले साल 3 लाख हो, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं ना कि हम छंगाई कर। निवेदन ये है, छंगाई का प्रोविजन रखा जाता है, जेडीए के अंदर भी रखा जाता है, प्रोविजन रखा जाता है जिन पेड़ों की। प्रोविजन के साथ पैसा कितना रखा जाता है सर? पूरे जयपुर की छंगाई, रोड किनारे पे और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनके जब बड़े हो जाते हैं उनके डालियां छंगाई वगैरह कराने का काम रहता है। तो एक साल में करीब 50-60 लाख का बजट होता है। ठीक है। जो पूरे जयपुर में जहाँ पे भी रोड साइड पे जो पेड़ बजट की अच्छे से छंगाई होती है, तो उनमें जहाँ जरूरत होती है उसके हिसाब से छंगाई की जाती है। सेंट्रल पार्क में भी छंगाई कराते रहते हैं, लेकिन वो बड़े पेड़ हो गए या तो उनको नीचे से काटा जाए तब उसका समाधान परमानेंट समाधान हो। बेसिकली छंगाई के इस लेवल पे हो नहीं पाती है कि उससे जो लोगों की जो समस्याएं हैं उसका पूर्ण रूप से समाधान हो पाए। मैं नहीं समझ पा रहा सर, क्योंकि एआई के ज़माने में हम लोग, हम चंद्रमा पहुंच गए हैं, हम पेड़ पे 20 फुट नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर सर कोई ऐसा, मुझे ऐसा जैसे मेरा अनुभव है, ऐसा कोई है नहीं कि अस्थमा की बीमारी केवल इस पेड़ की वजह से होती है। सर इस पेड़ की वजह से थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा, केवल इस पेड़ की वजह से अस्थमा का होता है, ऐसा इसका होता मतलब नहीं तो है। मैं ये समझ रहा हूं कि भाई कुछ नहीं होगा, आप मरीजों की संख्या को बढ़ाते रहिए, इस एलर्जी को बड़ा करते रहिए, एक वक्त के बाद बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगी, फिर अस्थमैटिक अटैक होंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि हम 20 फीट चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो पार्क में नहीं घूम रहे हैं, बहुत कम लोग आते हैं सर पार्क में घूमने वाले, जो मैं बता रहा हूं भाई 3 से 4 हजार। उसका लॉजिकल रीजन आपको देता हूं, हो सकता है संभावना ये हो कि आप ही कह रहे हैं पेड़ बड़े हैं तो एयर के साथ वो उससे बाहर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। केवल जो आप अस्थमा की बीमारी बता रहे हैं, केवल इस वजह से ही नहीं होती, केवल ये पेड़ ही जिम्मेदार है, केवल इसके लिए नहीं है। भार्गव जी, क्या इस पेड़ की छंगाई होने से, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अगर 50% भी मरीजों की संख्या कम हो रही है तो तत्काल प्रभाव से काम होना चाहिए, इस पर क्या किंतु परंतु है? देखिए मैं इसमें 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। जो आप कह रहे हैं इसमें PIR लगी थी 15-20 साल, वो मुझे मिली नहीं है। उसमें हाई कोर्ट का डिसीज़न हुआ था, जोधपुर और जयपुर में 1 साल पूरी छंगाई हुई थी, पूरी प्रशासन ने इंटरेस्ट लेके इसके अंदर छंगाई की थी। सर तब हो सकता है ना पेड़ 5-5 फीट के हों, आदमी ने काट दिए होंगे आराम से। और उस साल ये बिल्कुल एलर्जी नहीं हुई थी। दूसरी, आप ये जो कह रहे हैं कि रेगुलर घूमने वाले, मेरी वाइफ रेगुलरली घूमती है। सर एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जिस साल छंगाई हुई वक्त से पेड़ों की, उस साल एलर्जी के आंकड़े लगभग 0 थे। हमारे घर के अंदर है इसलिए मुझे पता है कि उस साल बिल्कुल एलर्जी नहीं हुई थी।
एक चीज़। दूसरी, मेरी वाइफ रेगुलरली सेंट्रल पार्क की वॉकर है, उसके पैरालिटिक अटैक होता है, परसों से उसके ये शुरू हो गया है एस्थमेटिक अटैक। पूरे साल नहीं होता है, परसों से ही शुरू हुआ है। अब वो N95 लगा के घूमती है। तो वो एक सोल्यूशन है, N95 से ठीक है, पॉलन्स रुक जाते हैं। बट अगर प्रशासन के अगर हम लोगों में है कैपेसिटी है और इच्छा शक्ति है तो छंगाई हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर हो सकती है तो नॉर्मली भी हो सकती है। और जैसे निकिता जी ने बताया, अजीत जी ने बताया, आप पेशेंट लोड देखिए कितने लोग हैं। ये 2 लाख का फिगर सिर्फ जयपुर का है। राजस्थान में और कितनी जगह है जहाँ पे ये, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोई जगह छूटी भी नहीं है इससे। मेरे ख्याल से सरकार में इस तरह का किसी भी एरिया से जैसे कोई ऐसा कोई रिपोर्ट संकलित होकर ऐसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से अदरवाइज तो सरकार भी इस बारे में एक डिसीजन संबंधित डिपार्टमेंट्स को देती है। देखिए, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा और ना ही मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए जरा, उस दर्द को समझिए जो पुनीत भार्गव के अंदर है, उस स्थिति को समझिए जो निष्ठा सिंह जी बयां कर रही है, और बंदे के अंदर क्या चल रहा है वो अजीत सिंह जी से पूछिए, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। भाई ये संभव नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों ही जो कह रहे हैं उसका आधार ना हो। मैं मान ही नहीं सकता सर। और बाकायदा वो तो ना जाने कितने सैंपल इकट्ठे करके वहां तक पहुंची होंगी। निष्ठा सिंह जी, भाई मशीन आप लगाते रहिए, 2-4-10 और लगा लीजिए, क्योंकि अभी तो पेड़ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये तो उगाया तो जाता नहीं है, उगते जा रहे हैं, लगातार उग रहे हैं। तो आज से 5-7-10 साल में हो सकता है कि जयपुर के अंदर 1-1 करोड़ मरीज 1-1 साल में आए, क्योंकि छंगाई नहीं हो सकती, पेड़ बहुत बड़े हो गए। निष्ठा सिंह जी। हाँ जी, तो इसमें 2-3 मेथड से अपन इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर अपन ट्री पे की बात करें तो ट्री अराउंड 20 से 25 मीटर इसकी लंबाई रहती है। तो एक तरीका तो ये है कि अपन छनाई करें, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। दूसरा एक मेथड है कि इसको अगर अपन जो पोलन्स वाला सीज़न जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल में आता है तो उस पर थोड़ी वाटरिंग हो जाए, तो उससे क्या होता है, पोलन्स हवा में फैलते नहीं हैं, वो चिपके रहते हैं, लीव्स और बार्क जो उसकी ट्री है उसके चिपके रहते हैं। तीसरा एक सोल्यूशन है कि या तो अपन ट्री की जो हाइट है उसको कम कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो ब्रांचेस हैं उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, उसमें फिर पोलन्स नहीं होंगे, एंड अपन जो ग्रीनरी है जिसको मेंटेन करना चाह रहे हैं वो भी मेंटेन रह जाएगी। अच्छा, इसमें चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि जयपुर को 2 महीने के लिए कह दिया जाए कि आप जोधपुर शिफ्ट हो जाइए। बिल्कुल। और एक और वहाँ पे भी है, तो इसमें अच्छा, वहाँ भी समस्या नहीं समस्या है या ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन पेड़ वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसमें एक और चीज़ जो एनवायरमेंटल कंट्रोल के फॉर्म में कर सकते हैं कि अपन जो होलोप्टेलिया, जहाँ पे भी होलोप्टेलिया ट्री है जो नोटोरियस ट्री माना जाता है, उसके चारों तरफ नॉन एलर्जेनिक प्लांट कर दें। वो बैरियर मेथड से इसके जो पोलन्स हैं उसको फैलने नहीं देंगे, तो इसका स्प्रेड नहीं हो पाएगा, जैसे कि अपन अनुमान लगा रहे हैं कि वो काफी ईयर्स में। टेक्निकल बातें कर रहे हैं हम, तो मोटी मोटी बातें करें कि भाई छंगाई कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा वहीं। उसके बाद आपका बरसात का मौसम आएगा, पेड़ फिर से ग्रो करेगा, अगली बार फिर छंगाई कर दीजिए। और छंगाई करने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना ना, आपको वारी चलानी है, पेड़ को काट भी नहीं रहे हैं। उसमें छंगाई नहीं सर, थिनिंग बोलते हैं उसको। जैसे मडे लेवल पे जैसे 20-25 मीटर लंबाई है तो करीब 10 मीटर बाद में उसकी वहां से अगर उसकी कटिंग हो जाती है सर, अगर 20-25 फीट का पेड़ है तो 10 मीटर बाद में खत्म हो जाएगा सर, मीटर में होता है, मीटर में पेड़। हाँ, मीटर मतलब 60-70 फीट तक का पेड़ होता है। बिल्कुल 60-70 पेड़ है ना, बिल्कुल इतना कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 20 फीट से काट दीजिए, कोई समस्या है उसमें? हाँ, नहीं काटी जा सकती है, डिसीजन करा के किया जा सकता है, ये संभव है। तो ये कौन कराएगा डिसीजन सर? वो संभव जो संबंधित एजेंसी, जहाँ पे जैसे हम जेडीए की बात करें तो जेडीए जैसे वहाँ आती है तो जेडीए प्रशासन जो है इसके लिए, और जो वहाँ के उद्यान शाखा है वहाँ की, वो करके निर्णय इस पर कर सकते हैं। अजीत सिंह जी, मैं इसको एक अलग मोड़ दे रहा हूँ सर। अगर इसकी छंगाई करके इसके पत्तों को, इसकी शाखाओं को मेडिसिन के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए टेंडर ही निकाल दिया जाए, क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तो पैसा खर्च करने की बात होगी नहीं, और बिना पैसा खर्च किए छंगाई होगी नहीं।
तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि भाई चलिए आप नहीं करना चाह रहे 5 लाख खर्च, बेशक मरीज 100 करोड़ खर्च कर दे, लेकिन इस 5 लाख के बदले में इतने की आपको मेडिसिन शाखाएं मिल जाएंगी, लकड़ी मिल जाएंगी, तो इस हिसाब से सोच लीजिए, करना तो पड़ेगा ना। डेफिनेटली जिस ढंग से होलोप्टेलिया एलर्जी की एक डेमोग्राफिक फिगर के रूप में हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर कि हर रेस्पिरेटरी पेशेंट के अंदर 10 पेशेंट होलोप्टेलिया एलर्जी के या अस्थमा एलर्जी के रीज़न के रूप में ये प्लांट निकल के आ रहा है। जहां हम नगर निगम या हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इसकी हाइट को लेके एक समस्या है। जैसा कि हमारे कोलीग्स डॉक्टर निष्ठा जी ने, पुनीत जी ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया है कि मैं माफी के साथ ही रोक रहा हूं, मैं बहुत दर्द के साथ इस प्रोग्राम को कर रहा हूं। हाइट कोई समस्या नहीं है सर, हाइट समस्या तब है जब उस हाइट को नजरअंदाज किया गया और उसको बढ़ने दिया गया। अगर हर साल आप उसको काटते रहते तो 15-20 फीट पर बना रहता पेड़, आप सोचते ही नहीं है उस बारे में। उस चीज़ का भी समाधान है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने स्तर से इसकी हाइट को एक जो कंप्लीटली इसको नहीं काट के उसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पर इसका एक हाइट को मेजर करके उसको रखी जा सकती है। साथ ही इसके एडिशनल जो आसपास की जो लैंड है उस पर हम नॉन एलर्जिक प्लांट्स की ग्रो करें तो उसका स्प्रेड भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर इस प्लांट की यूटिलिटी एज ए मेडिसिनल प्लांट भी है, जिसके की डिफरेंट रोल्स भी हैं, जिसमें आप एंटी इन्फ्लामेटरी कह लीजिए, एंटी डायबिटिक कह लीजिए, एंटी एमेटिक कह लीजिए, लेप्रोसी में ये यूज़ होता है, एक्जिमा में ये यूज़ होता है। ऐसे करीब काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर इस प्लांट को एज ए मेडिसिनल प्लांट यूज किया जाता है। बशर्ते है कि अब जिस ढंग से स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी बनती है और इसको एज ए मेडिसिनल प्लांट के रूप में कहीं हम पॉलिसी के तहत प्रमोट करते हैं, तो एक बहुत अच्छा सुझाव है ये, इस चीज़ को किया जा सकता है। सर जितने भी इस पैनल के अंदर है ना, सब रिनाउंड फेस है, सबकी सरकार तक रीच है, सबकी हेल्थ मिनिस्ट्री में रीच है। मैं पर्सनली क्या ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं और क्या ये स्वीकार की जा सकती है कि सब अपने अपने स्तर पर लिखें कि भाई इनकी छंगाई कीजिए, तत्काल कीजिए, क्या ये संभव है? डेफिनेटली हम अपने स्तर से इसको करें और इसको एज ए मुहिम के तौर पर, क्योंकि हमें पता है कि मार्च अप्रैल के अंदर ये सीजनल ऐसे डिजीज़ की वजह से या एलर्जी की केसेस आने हैं, तो हम एक पूरी प्रायर हमारी जनवरी फरवरी से हमारी तैयारी रखें। जिसको जी क्या आप एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हैं सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि देखिए ये हालात हो गए हैं, अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे अगले साल हम कंट्रोल कर पाएंगे, ये कहना कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, तो पास्ट 10 ईयर से ये डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको पब्लिश भी किया था 2017 में, पूरा पोलन कैलेंडर। सो अगर अपन अमेरिका से कंपेयर करें तो उधर 180 पोलन जो बर्कार्ड स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम्स हैं पूरे देश भर लगे हुए हैं, और डेली पोलन काउंटिंग www.poland.com पे वो लोग शो करते हैं, आपको रियल टाइम डेटा पोलन्स का पता चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगर अपन इंडिया की बात करें, इंडिया में सिर्फ एक सिंगल सेंटर है एंड वो अपने जयपुर सिटी में ही है, जो हमारा सेंटर है, जो एक्चुअली ये वाला डेली पोलन काउंटिंग का काम कर रहा है। तो ये डेटा सिर्फ अपन को तो जयपुर के बारे में पता है, ऑल ओवर द कंट्री में भी बहुत ऐसे नोटोरियस पोलन्स होंगे जिसको कैच किया जा सकता है। मैम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनीत भार्गव जी आपका बहुत शुक्रिया, निष्ठा जी, अजीत जी और कन्हैयालाल जी आपका भी शुक्रिया। एक पेड़ को जमीन से उखाड़ा नहीं जा रहा है, बस उसको इतना छांगने की बात हो रही है कि लाखों लोग अस्पताल ना पहुंच जाए, बस उसके इतनी कटाई की बात हो रही है कि लोगों की लाखों रुपए की जेब ना कटे, बस उसको इतना छोटा करने की बात हो रही है कि लोगों की सांसें खत्म ना हो, जिंदगी छोटी ना हो। क्या वाकई में इतना बड़ा काम है? बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से अजीत जी ने कहा कि सिर्फ निष्ठा की जरूरत है, अगर वाकई में आप डेडिकेशन के साथ सोच लें कि हमें लाखों लोगों को परेशान होने से बचाना है, तो एक दिन के अंदर सारे पेड़ों की छंगाई हो सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री इस तरफ ध्यान देगी और इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए इन पेड़ों की छंगाई होगी, वरना अगले साल आप याद रखिएगा ये आंकड़ा कितना ही बड़ा हो सकता है, और उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और बाकी वो लोग जिम्मेदार होंगे जो लापरवाह बने। नमस्कार। पेट से छींक आना और एकदम नाक बंद होना, कई प्रकार की बीमारियां हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो परागकण ऐसे हवा में डिसेमिनेट करते हैं जो एलर्जी करते हैं।